हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट डिसऑर्डर यानी कि पोर्ट्स डिजीज़। पोर्ट्स डिजीज़ को हम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन या फिर ट्यूबरकुलर स्पोंडिलाइटिस भी कहते हैं। ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो लंग्स में ही होता है, लेकिन उसके बाद ये जो है ब्लड के थ्रू सेकेंडरी इन्फेक्शन जाके स्पाइन में कर देता है। पॉजिटिव एजेंट वही होता है माइक्रोबैक्टीरियम टीबी। इन्वॉल्व जो साइड होती हैं स्पाइन में, यानी कि पोर्ट्स डिजीज जब हो जाती है, जब स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो जो साइट इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं लोअर थोरेसिक और जो अपर लंबर वर्टिब्रे है। उसके बाद ये जो नाम है पोर्ट्स डिजीज़, ये रखा गया था पेर्सिवोल्ड पोर्ट के नाम पे। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ पेर्सिवल पोर्ट इस डिजीज़ को नाम दिया गया था पोर्ट्स डिजीज़। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्स जो है हमें पेन देखने को मिलता है। कोल्ड एब्सेस हो जाता है, यानी कि जो टीबी में जो है ज़्यादा मेनली सीन करने को मिलता है हमें, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, तो कोल्ड एब्सेस हो जाता है यहाँ पे। इन्फ्लामेशन और पेन होता है और कोई और जो सिम्टम्स हैं वो नज़र इतने नहीं आते हैं। जो रेंज होती है मोशन की, यानी कि मूव करने की, जो नर्व्स की कंप्रेशन होती है वो सारी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं किया जाता। नेक्रोसिस हो जाती है क्योंकि आगे ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं जा पाती है। तो अगर आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से हमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नाइट स्वेटिंग होती है क्योंकि जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि लंग्स पे जो है कंप्रेशन पड़ेगा, जिसकी वजह से अब स्पाइन में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो लंग्स पे ज़्यादा जो लंग्स हैं उन पे ज़्यादा कंप्रेशन पड़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम अंदर जा पाएगी। ऑक्सीजन कम जाएगी तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज़ होएगी, उसकी वजह से जो नाइट में स्वेटिंग देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ कफ, कोल्ड, फीवर, नोज़िया और जो पोस्चर डिफेक्ट है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमें देखने को मिलते हैं पोर्ट्स डिजीज़ में। अब इसकी इटियोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो जो ओवर क्राउडिंग एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इसके जो है एक से दूसरे में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मतलब टीबी जो होती है वो एक क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ये ओवर क्राउडिंग एरियाज़ में जहाँ जो ज़्यादा हो देखने को मिल सकती है। उसके बाद पुअर सैनिटेशन जहाँ पे होता है, यानी कि जहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते हैं लोग, अपना हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी बहुत वीक होती है, तो उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसी की अगर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। उसके साथ अगर हमारा लाइफस्टाइल है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल में जो है हम बस जॉब पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, आते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी हो सकता है। साथ के साथ माल न्यूट्रिशन भी इसका एक कॉज हो सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं कि कौन लोग जो है वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, तो जिनमें एंडेमिक ट्यूबरक्लोसिस है वो, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, जो ड्रग यूज़र्स हैं या फिर जो अल्कोहलिक हैं, या फिर ये जो एन बोन ट्रांसमिशन है उसकी वजह से ये हो सकता है। और अगर किसी को पहले से ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी कि पहले से ही कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से वो जो है अंदर से पेशेंट के अंदर इतनी पावर नहीं बची है, पेशेंट के जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता, तो उसको ये जो है जल्दी करेगा। एक तरीके से इम्यून कॉम्प्रेस्ड जो पेशेंट हो जाते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट हो जाते हैं, उनमें होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। वहीं अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पॉजिटिव फैक्टर्स आते हैं, इन्फ्लामेशन होएगी। इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होगा, जो सराउंडिंग के लिगामेंट्स और जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो डिजनरेट होंगे, जो दो वर्टिब्रा है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे ही वो पास आएंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन कोज होएगी और साथ ही साथ जो है कंप्रेशन भी पड़ेगा, जो भी हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेंज होती है मोशन की, फंक्शन करने की, जो हमारी स्पाइन होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। साथ ही साथ ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ होएगा, क्योंकि क्या है, हमारे ब्लड और जो ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं उन पे भी कंप्रेशन पड़ रहा है, वो उन पे भी दबाव डाल रही है। तो दबाव डालेगी तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो स्लो होगी और धीरे धीरे बहुत डिक्रीज़ होती जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो हमें वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो फंक्शनल इफेक्ट आ जाएंगे, नॉन फंक्शनल इफेक्ट आएंगे और एट लास्ट पोस्ट डिजीज़ जो है हो जाएगी। कंप्रेशन जो होता है नर्व्स और ब्लड वेसल पे, वो वर्टिब्रा की जो होती हैं उन पे होता है। दोबारा हम देख लेते हैं एक डायग्राम की हेल्प से कि ये हमारी स्पाइन है
और ये जो है हमारी वर्टिब्राज हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पे बीच में जो भी लिगामेंट्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जो वर्टिब्राज हैं वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि बीच में अब कोई स्पेस नहीं रहा है। तो वो इतने दूर दूर थे तो अब वो बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे। फिर जब हम मूव करेंगे ऐसे तो इनके बीच में फ्रिक्शन होएगी, ये एक दूसरे से फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हमें फील होगा। और जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं उन पे भी क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है पैथोफिजियो है ये इसकी। उसके बाद हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, तो जो टीबी होता है उसके लिए हम मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं। इसको हम, इसमें क्या होता है, हम पीपीडी लेते हैं, यानी कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स लेते हैं। इसको हम 0.1 ml लेते हैं और इंजेक्ट करते हैं आईडी, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 48 to 72 आवर्स। एक बम्प की फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगी अगर, तो अगर बम्प प्रेजेंट है, स्वेलिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। क्या किया हमने, पीपीडी लिया, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लिया और उसको 0.1 ml लिया, ठीक है। और हमने आईडी जो है उसको इंट्राडर्मली हमने उसको पेशेंट को लगा दिया, और वहाँ पे हम जो है सर्कल से या कुछ मार्क कर देते हैं कि हमने यहाँ पे इंजेक्शन दिया था। उसके बाद 48 to 72 आवर्स के बाद हम जो है उसको एग्जामिन करते हैं कि जहाँ पे हमने जो है आईडी जो दिया था हमने, जहाँ पे भी हमने पीपीडी दिया था, तो क्या उस एरिया में कोई बम्प बना हुआ है, कहीं पे स्वेलिंग है। अगर बम्प और स्वेलिंग प्रेजेंट होती है दैट मीन्स कि पेशेंट जो है वो टीबी का है और उसको टीबी पॉजिटिव है। और मोन्टेक्स टेस्ट को हम ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीएससी करते हैं, लंबर पंचर करते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में हम जो है ईएसआर की वैल्यू इंक्रीज़ है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो डोट्स थेरेपी जो है दी जाती है, जो भी टीबी का पेशेंट होता है उसको हम डोट्स थेरेपी देते हैं। डोट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें जो है ये दवाइयाँ आती हैं, सबसे पहली स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन आइसोनियाजिड, जिफाम्पिन, इथाम्ब्यूटोल और पाइराजिनामाइड। ये जो टैबलेट्स होती हैं इनकी पूरा कोर्स जो है पेशेंट को दिया जाता है, और इसको ही हम कहते हैं डोट्स थेरेपी। ये जो डोट्स थेरेपी की जो मेडिसिन्स हैं, ये जो पूरा ट्रीटमेंट है, ये 6 to 9 मंथ के लिए दिया जाता है। अगर ये बीच में छोड़ दिया किसी ने, किसी को लगा कि हाँ हमने दवाई ली, उसने जो है 2-3 महीने खाई और उसको लगा कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है, और उसने वो कोर्स वहीं पे छोड़ दिया, उसने आगे दवाइयाँ नहीं ली, तो वो जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जो वायरस है वो तो हमारे ब्लड में है ना, अभी वो हमारे ब्लड से तो नहीं गया है, तो वो दोबारा टीबी कोज कर सकता है। और जब वो दोबारा टीबी कोज हो जाती है तो जो ये ट्रीटमेंट होता है ये दोबारा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को टीबी होता है और उसको 6 to 9 मंथ का ये पूरा कोर्स दिया गया है डोट्स थेरेपी के, तो उसको ये कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, बीच में इसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोबारा हो गई बाय चांस, जो री इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो अगर टीबी दोबारा रिकरेंट में आ गई तो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट दोबारा से नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो बेड रेस्ट ले। उसके बाद बारी आती है कॉम्प्लिकेशंस की। तो पोर्ट्स डिजीज़ की वजह से पोर्ट्स पैरालिसिस हो सकता है, स्पाइन की प्रॉब्लम है तो काइफोसिस देखने को मिल सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जो है देखने को मिल सकती हैं, और लेट में क्या होएगा, पैराप्लेजिया भी होने के चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ कोल्ड एब्सेस भी हमें जो है एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है।